Okay, students, let us start with the next practical, which is queued up. हमारा अगला प्रैक्टिकल है सोनोमीटर. सोनोमीटर के एक्चुअली आपके सिलेबस में दो प्रैक्टिकल्स है और उसका पहला प्रैक्टिकल सोनोमीटर 1 हम जिसको कहेंगे वो हम शुरू कर रहे हैं. सोनोमीटर 1 के बारे में आपने देखा होगा, यहाँ पे सोनोमीटर का सेटअप है जो आपको थ्योरी में भी एक बार एक्सप्लेन किया था. आज हम सोनोमीटर 1 में क्या पढ़ने वाले देखते हैं. द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ सोनोमीटर. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ. हमको आज प्रूव करना है सोनोमीटर का फर्स्ट लॉ, या जैसे आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ अ गिवन वायर अंडर कांस्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर. तो फर्स्ट लॉ के बारे में पहले थ्योरी पढ़ लेते. What is the first law and how it existed? The statement is n is inversely proportional to L at constant temperature and mass per unit length. This is the law. First law की statement क्या है? तो the frequency of vibration of a wire is inversely proportional to the length. Length बढ़ेगी तो frequency कम होगी and vice versa. Or I will write this law as n into L is equal to constant, or I will write this as n1 L1 is equal to n2 L2 is equal to n3 L3 and so on, of course at constant tension and mass per unit length. Fine. अब इसके थोड़े से डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि एम तो समझ में आया. एपरेटस आपके सामने है. लेट अस क्विकली गो थ्रू द एपरेटस. ये सोनोमीटर का बोर्ड है. सोनोमीटर का बोर्ड आपको मालूम है, इट्स अ हॉलो वुडन बॉक्स जिसकी लंबाई है, सोनो इज फॉर साउंड, मीटर इज 1 मीटर लॉन्ग. इसके एक साइड पे ये स्क्रू लगाया हुआ है, इससे ये वायर लगाई हुई है. वायर के दूसरे एंड पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आई होप, एक पुली है और पुली को एक हैंगर लगाया हुआ है और हैंगर को ये वेट्स लगाए हुए. These are the weights which are attached to the pulley. पुली को लगाया हुआ हैंगर rather. So the apparatus is sonometer, slotted weights with hanger. These are the slotted weights. बोलते हैं आधा किलो या 250 ग्राम की वजन है. इसमें हम लोग टेंशन कांस्टेंट रखेंगे, so no need to change it once you adjust it. रबर पैड, ये रबर पैड है अपना, इस्तेमाल करेंगे हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को बैंग करने के लिए. और ये ट्यूनिंग फॉर्क है 256 हर्ट्ज से लेके 512 हर्ट्ज तक के सारे गम पद निसा, ऐसे सभी ट्यूनिंग फॉर्क्स है. 256, उसके बाद 288, फिर 320, फिर 341, 388 and 420, 480 and 512. That is the entire spectrum, the entire domain of the tuning fork. ये है ट्यूनिंग फॉर्क का पूरा सेट. आई होप आप सबको ये ट्यूनिंग फॉर्क का सेट दिख रहा है. ओके, सो दिस इज द एंटायर सेट ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमको, मैं एक फॉर्क का रीडिंग लेके आपको बताने वाला हूँ. इसमें से एक कोई तो भी फॉर्क मैं चूज करूंगा. लेट मी चेक विच ट्यूनिंग फॉर्क आई कैन चूज. आई विल चूज दिस वन. This is 384. Okay, so this is hard to see a bit. So set of tuning forks है, रबर पैड है, लाइट पेपर राइडर है. राइट पेपर राइडर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इधर लगाया हुआ है. ये एक पेज को कट कर दिया है with a scissor and I've kept over here. This is it. ये जो है इसको क्या बोलते हैं ये भी आपको मालूम है. This is referred to as the bridge. These are the bridges. Okay, fine. एम हो गया, apparatus हो गया. थ्योरी पढ़ते हैं, चलो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं. The velocity of a transverse wave along a straight string is given by v is equal to root of t by m. The velocity of a transverse wave along a straight string is given by v is equal to root of t by m. T is the tension in the string and m is the mass per unit length. T is the tension in the string and m is the mass per unit length. यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो दो ब्रिजेस है इसके बीच में एक स्टेशनरी वेव तैयार होने वाली है. वेव यहां से यहां जाएगी. ब्रिज इज गोइंग टू एक्ट एज अ नोड, यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली है
ये वायर की लंबाई इन दोनों के बीच में की अगर L है तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से पीछे जा रही है। स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं? टू simple harmonic progressive wave with all the characteristics exactly identical but differing in their frequencies, differing in the direction of propagation, एक इधर से इधर दूसरी इधर से इधर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब वो सुपर इम्पोज होते हैं स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो L है ये स्टेशनरी, ये जो दो ब्रिजेस के बीच में की लंबाई है वो L है। अब एनालिसिस, ये यहाँ इस रिजल्ट तक मुझे पहुंचना है, यहाँ पे आऊंगा मैं और ये है λ/2, λ/2 is equal to L, lambda is equal to 2L. Okay, and then I write V is equal to n lambda, V is equal to n lambda, that is equal to n into 2L. पहला रिजल्ट V is equal to root of T by M, दूसरा रिजल्ट V is equal to 2NL, दूसरा रिजल्ट V is equal to 2NL। ये दोनों रिजल्ट को इक्वेट कर रहा हूं। फ्रॉम 1 and 2 we have n into 2L is equal to root of T by M, n is equal to 1 upon 2L root of T by n, n is equal to 1 upon 2L root of T by M. L is the length of the string, that is the distance between the two bridges, ये जो है ये दो bridges है। N is the frequency of the wire which is going to vibrate, N is the frequency of the wire which is going to vibrate, L is the distance between the two bridges, T is the tension, टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? सो यहाँ पे टेंशन T, जिसको मुझे कांस्टेंट रखना है अभी फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेक्शन के लिए इसको कांस्टेंट रखना है। लेकिन व्हाट इट इज वेट ऑफ द हैंगर H प्लस द वेट ऑफ द स्लॉट, यानी ये वाले, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है प्लस हैंगर का मास कितना है इनटू CGS में है तो 980, अगर SI में है तो 9.8, बिकॉज M into G करना है। सो दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। M is the mass per unit length of the string, it is mass per unit length of the string। इसको कैसे गिना जाता है ये भी बताता हूं। इस स्ट्रिंग को ले लो, वजन करो इसका, इसकी लंबाई को गिनो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। एम हो गया, एपरेटस हो गया, क्या प्रूव करना ये हो गया। अब इसको कैसे करना है बड़े ध्यान से देखिएगा। हम एज्यूम करेंगे कि 2 या 3 लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो what is going to happen, let me tell you that. What is N? N is the frequency of the wire, frequency with which the wire is going to vibrate. Okay, L is the distance between the two bridges. Okay, T is the tension in the string, यहाँ लगाया हुआ है, fine, और M is the mass per unit length of the wire। अरे यार ये वायर की बात हो रही है, ट्यूनिंग फॉर्क कहां से आ गया बीच में? The answer is very significant. There is a phenomena which is going to happen, that is resonance. We are going to have a resonance between the forced frequency of the tuning fork. I repeat, we are going to have a resonance between the force frequency provided by the tuning fork and the natural frequency of vibration of the wire, N. N is the natural frequency of the wire, and we know that when the natural frequency of an object is equalized by, we know that when the natural frequency of an object is equalized by the force frequency will be given for the tuning by the tuning fork, resonance will occur. What happens during resonance? So resonance is natural frequency of the wire is equal to the force frequency provided by the fork. इसकी natural frequency जो है इसके forced frequency के साथ जब equal हो जाएगी, इसके force frequency के साथ जब equal हो जाएगी तो resonance होगा। तो then the next question is, okay, फिर क्या होगा? What is going to happen if the resonance takes place? So if the resonance takes place, we know that
the object starts vibrating with maximum amplitude. Which is the object over here? The wire. The wire is going to vibrate with maximum amplitude. And how do I know that? इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा के रखा है? पेपर राइडर है. This paper rider is going to vibrate with maximum amplitude, और if possible it will fall. कभी कभी सिर्फ maximum amplitude से vibrate होता है, कभी कभी गिर जाता है. तो मुझे समझ में आया कि law of vibrating string नंबर 1 ये है. फिर मुझे समझ में आया law of vibrating string की proof. फिर मुझे समझ में आया उसके अंदर जो टर्म्स है उसका सिग्निफिकेंस. और अब मुझे समझ में आया द फिनोमेना. The resonance takes place between the natural frequency of vibration of the wire and the force frequency provided by the tuning fork. So, natural frequency of wire और tuning fork की force frequency equal होगी, और तभी resonance होगा, और तभी wire maximum amplitude से vibrate करेगी. और जब wire maximum amplitude से vibrate करेगी तो ये उसके ऊपर बैठा हुआ जो पेपर राइडर है वो मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा या वो गिर जाएगा. ओके फाइन. फिनोमिना समझ में आया, क्या होता है समझ में आया. अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल. अब हम क्या करने वाले हैं? लेट अस गेट रिड ऑफ दिस नाउ. लेट अस गेट रिड ऑफ दिस. अब फर्ज करो 2 या 3 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे. मैं ऑफ कोर्स आपको ये 2 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसे एज्यूम किया उन्होंने. तो व्हाट वी विल बी हैविंग? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4. सपोज 5 लेना है तो 5 ले लो. फॉर्क की फ्रीक्वेंसी किस में होगी? ऑब्वियसली ये हर्ट्स में होगी. सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है 512 सपोज. फिर मैं एक किसी का कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं, अगर जरूरत होती है तो 2. 480 का है क्या? मुझे देख लेने दो एक बार. 480 का है क्या? ये कौन सा है भाई? ये है 512. ओके. फिर इसके बाद है ये कौन बंदा है भाई? 480. इसके बाद 426 होना चाहिए. 426 का है कि? हाँ ओके है 426. उसके बाद 384 जो शायद मेरे हाथ में है अभी. 384 है या 320 है? देखने तो मुझे. 384. ओके ये है 384. उसके बाद है 320. यही कॉलेज में होगा, याद रखो यही फॉर कॉलेज में होते हैं. 320 का भी है अपने पास. 320. फिर अगर चाहिए तो 288 होता है उसके बाद. आई थिंक उसके बाद की जो वैल्यू है उसके ऊपर प्रिंटेड है कि 288 और 256. 320 288 और 256. इसके बीच में का एक फॉर्क गायब है शायद. तो हम 5 ही लेंगे. वी विल बी इंटरेस्टेड इन 5. ओके नो प्रॉब्लम. 1 2 3 4 5 फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है ये. 2 लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सपोज 2 आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. सो आई विल कॉल दिस एज वाइब्रेटिंग लेंथ. निकालो वाइब्रेटिंग लेंथ L1 L2 और मीन. अगर 2 लोग कर रहे तो 2 अलग अलग रीडिंग ले लो और वो दोनों रीडिंग का मीन ले लो. 2 अलग अलग रीडिंग ले लो और दोनों का मीन ले लो. ओके. फिर यहां पे हमको क्या प्रूव करना है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L और NL इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये जो मीन आएगा इसको L लिखूंगा मैं, और फिर NL निकालो, और फिर NL निकालो, और ये NL कांस्टेंट होना चाहिए. ये जो NL है ये कांस्टेंट होना चाहिए. का मतलब क्या है? तो फ्रीक्वेंसी कम करते गए हम लोग, लेंथ बढ़ती जाएगी. रेजोनेटिंग लेंथ बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी कम जब किया जाएगा तब. तुम बोलेगा अच्छा ये सब थ्योरी है, करके तो दिखाओ. तो मैं एक रैंडमली 1 या 2 रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ आपको. बड़े ध्यान से देखिएगा. उसके बीच में का अंतर. इस ये जो सोनोमीटर है उसके ऊपर स्केल मार्क्ड है. मैंने ऑलरेडी रीडिंग लेके देखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. पहला रीडिंग आपको दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा. कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क है ये? मुझे देखने दो यार. 384 का है ये. 384. ओके ये ट्यूनिंग फॉर्क का रीडिंग ले रहा हूँ मैं. अब क्या होगा? ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया, इसको बैंग करना है, और इसको बैंग करते हुए ये
जो दो आपको ब्रिजेस दिखाई दे रहे हैं उन ब्रिजेस का डिस्टेंस अल्टर करना है धीरे 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 धीरे, और एक ऐसे डिस्टेंस पे लाना है कि ये जो बंदा है, कौन बंदा, ये जो अपना पेपर राइडर है, वो गिर जाए, वो गिर जाए। तो मैंने पहला रीडिंग ऑलरेडी एडजस्ट करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे गिरना चाहिए वो, आई फील दैट। दिखाई दे रहा है आपको, वो हिल रहा है, बड़ा वाइब्रेंट तरीके से हिल रहा है। गिर गया। वापस एक बार देखो इसको, बड़े आराम से, पेपर राइडर थिन होना चाहिए, पेपर राइडर इसके ऊपर ग्रिप करना नहीं चाहिए, पेपर राइडर सेंटर में रखना चाहिए, ये सब याद रखो। चेक करते वापस एक बार कि सही आई है क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो जर्क आता है उससे गिर जाता है फॉर्क नहीं, राइडर सही गिर रहा है, बिल्कुल सही गिर रहा है ये। वापस एक बार कोशिश करते हैं कि कोई डिस्टेंस में तो गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है क्या, ये भी चेक करो। इमीडिएट एक्शन, इट इज फॉलिंग अपार्ट। नाउ व्हाट एम आई डूइंग, 384 के लिए मैं रीडिंग लेके देख रहा हूँ, कुछ टेंशन रखा है मैंने यहाँ, आई नीड नॉट फाइंड इट आउट राइट नाउ बिकॉज मुझे एनएल इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करना है। ओके, तो ये हैंगर और उसके साथ कुछ स्लॉटेड वेट्स लगाए हुए हैं। अब मैं इन दोनों के बीच में का अंतर देख रहा हूँ, दिस इज हाउ मच, दिस इज 41 एंड दिस इज 52। 41 इधर का रीडिंग है 41, इधर का रीडिंग है 52, तो 52 माइनस 41 इसका रीडिंग है 11। मैं अकेला ले रहा हूँ तो आई राइट 11 11 11। कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेटर मिलेगा तो मैं इसका एनएल का वैल्यू बताऊंगा, और एनएल का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, अब 320 का होता है क्या देखेंगे। 320 का मैं कोशिश करता हूँ, मैंने इसको एडजस्ट करके रखा था, तो 320 का क्या हो रहा है देखता हूँ मैं। पहले 320 उठा तो लो इधर से, 320 का फॉर्क, ये थोड़ा मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही साइड पे प्रिंटेड है। 320 का फॉर्क किधर है भाई, हाँ मिल गया, 320 का फॉर्क है। पहले मैं इसकी एनएल की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, है क्या अपने पास कैलसी, यस। तो 11 इंटू 384, 11 इंटू 384 दैट इज हाउ मच, 11, अरे भाई ये क्या आंसर आ रहा है, 11 इंटू 384 4224 है। अब NL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब मैं 320 का रीडिंग लेके देखता हूँ। ओके, लेट अस चेक 320, लेट अस चेक 320 का क्या होता है। 320 लिया मैंने, यस। ओके, देखो हिल रहा है वो, लेकिन गिर नहीं रहा है। इसको बीच में लिया मैंने, और थोड़ा हटाऊंगा इसको, सीधा रखना है इसको। 320, आजा भाई बीच में। अब थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, थोड़ा जास्ता हलल लग रहा है, तो और ज़्यादा हिल रहा है। आई होप गिरेगा। अगर गिरता नहीं है, कभी कभी वो गिरता नहीं है, तो गिरता जब नहीं है तो क्या करना है, जब नहीं गिरेगा तो मैक्सिमम वाइब्रेशन वाला पॉइंट जो है उसको लेना है। ओके, नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम इट विल फॉल अपार्ट। चलिए देखते हैं गिरता है क्या। ओके, हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि वो गिर जाए। तो मुझे याद है मैं थियरी बता रहा था तब शायद इतना अच्छे से नहीं गिर रहा था, प्रैक्टिकल को इट्स गेटिंग अलॉन्ग वेल, ब्यूटीफुल, इट्स फॉलिंग अपार्ट इमीडिएटली। ओके, वापस एक बार देखते हैं, जिन लोगों को कोई डाउट है बीच में रखना है। इसके पुश से नहीं गिर रहा है क्योंकि ये बैंक किया तो ये वैसा ही है। इसको इधर रखने के बाद ये फोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है इसको, जिसकी वजह से इसके फोर्स फ्रीक्वेंसी की और इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जब इक्वलाइजेशन हो जाएगा तब ये वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से हिलेगा और गिरेगा। ब्यूटीफुल, नो प्रॉब्लम, इमीडिएटली इट्स फॉलिंग अपार्ट। चलो देखते हैं रीडिंग क्या है अभी। ये रीडिंग है मेरी 54 और 41। 54 है क्या, एग्जैक्ट है क्या 54, 54.2 और 41। चौक किधर गया, हाँ 54.2 और 41, 52.4 और 41, ये आ गया 54 या 54.2 है ना,
क्या 54.2 और 54.2 उल्टा लिख दिया ना मैंने, 54.2 और 41 ये आया 13.2 13.2 13.2 13.2। सपोज मैंने दो बार कैलकुलेट नहीं किया। अब देखते हैं एनएल कितना आता है, कितना आना चाहिए 4224 के आसपास। 320 into 13.2, wow, it's exactly 4224, it's exactly 4224। so बड़े आराम से you can calculate it कि NL जो है वो कांस्टेंट है। दो रीडिंग मैंने लेके दिखाए है, अगर आपको चाहिए तो और एक रीडिंग भी हो सकता है। दिस इज हाउ मच, एक रीडिंग लेके देखते हैं क्या है, क्या मेरे पास 288 गायब है ना। लेट मी चेक नहीं, ये ज़्यादा वाला है, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर मिल गया तो ओके। नहीं मिल रहा है, नहीं ठीक, इससे कोशिश करते हैं 256 से, देखते हैं 256 का आएगा क्या। ओके देखते, कोशिश करेंगे, इससे नहीं आए तो बिगड़ी। हिल रहा है बंदा, गिर नहीं रहा है, चलेगा, गिरेगा। बीच में आ जा भाई, तू थोड़ा ज़्यादा वायलेंटली हिल रहा है अभी, आई होप गिरेगा अभी। ओह गॉश, गिर गया। 256 लिया मैंने, मुझे 288 नहीं मिल रहा था उसके बाद का। लगातार अभी मैंने क्या एडजस्ट किया देखो, मैं लगातार फ्रीक्वेंसी जो है उसको घटा रहा हूँ, 384 320 अभी 256, यानी व्हाट आई एम डूइंग इज फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ तो लेंथ बढ़ेगी, तो मुझे आगे ही जाना है। देखो एक बार, इट्स फॉलिंग अपार्ट वेरी वेरी इजीली। उसको आपको कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे ही रेजोनेंस आएगा वो अपने आप गिरेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब क्यों नहीं गिर रहा है, तो उसको मैंने सेंटर अलाइन नहीं किया था ठीक से, इसलिए इट फॉल्स ऑफ। ओके, देखते हैं इस रीडिंग का डिटेल क्या है। ये 6th रीडिंग बोलेंगे इसको, 256 है ये एक्चुअली, बीच में का 288 का नहीं मिला मुझे। डिस्टेंस देखते हैं, मैं इसको तो ये 40 वही है 41 और ये 41 ही था ना ये, हाँ 41, और ये है 56.5, तो ये कितना आया बच्चों 15.5। ओके, सो आई विल राइट दिस एज 15.5 15.5 15.5। दो बंदे अगर कर रहे हैं तो प्लीज दो रीडिंग लो तो सही आएगा। 256 into 15.5, द आंसर इज 3968। तो इट इज फाइन, ये वैल्यू जो है वो आसपास आने चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। यू हैव टू टेक जनरली 5 रीडिंग। कॉलेज में जब ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के तहत आता है वो क्या करते हैं ये भी बता के रखता हूँ, थोड़ा सा टाइम है तो सुनिएगा जरूर कि वो लोग क्या करते हैं। एक कोई ट्यूनिंग फॉर्क को, अभी एनएल आ गया, अभी इसको अब अगर आपने ये भी रीडिंग लिया, सपोज इसका एनएल आया सपोज 4385, इसका एनएल आया सपोज 4521, ऐसे कुछ आया, फिर आप ये सब एनएल का मीन ले लोगे, यू विल फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल दीज एनएल। एक्सपेरिमेंट में आगे क्या पूछते हैं कि प्रूव करो फर्स्ट लॉ, तो कर दिया प्रूव, अभी हो गया, एनएल इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होती गई लेंथ वैसे वैसे बढ़ती गई। लेकिन और एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आगे पूछते हैं वो लोग कि एक ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के ऊपर उन्होंने मार्किंग करके रखी, बंद करके रखा है, उसके ऊपर सेलो टेप लगा के रखते हैं, और वो पूछते हैं कि यू आर गिवन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को nx लिखो और वो फ्रीक्वेंसी ढूंढो। एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है क्योंकि उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर बंद करके रखा है, कुछ सेलो टेप लगा के रखा है, इलेक्ट्रिक का इंसुलेटिंग टेप लगा के रखा, और बोल रहे वो ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे, तो इसका मीन ढूंढा जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, एनएल मीन, एनएल का मीन ढूंढा जाएगा।
NL का मीन ढूंढा जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है, उस ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आप इसको रेजोनेट कराओगे, और जब वो रेजोनेटिंग लेंथ आएगी आपके पास, उस रेजोनेटिंग लेंथ को आप बोलोगे Lx, एंड देन आई राइट Nx into Lx is equal to constant, and Lx is equal to that constant, which is nothing but upon Lx, that is nothing but NL mean upon Lx. Oh, Nx is equal to वो जो कांस्टेंट है, वो कौन सा कांस्टेंट है? वो NL मीन कांस्टेंट है, वो उसको डिवाइडेड बाय Lx, जो Lx एक्सपेरिमेंटली ढूंढा है. You will get the value of Nx. So that is one added part which is associated with this experiment. और एक एडेड पार्ट है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा भाई. चलो इसको मैं मिटा देता हूं, प्रैक्टिकल भी निकाल देता हूं. ओके, क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? 1/L बनाना पड़ेगा. 1/L का कॉलम कैसे? कुछ नहीं, लॉग टेबल से रेसिप्रोकल टेबल देखो, और n 1/L, ये 1/L है. 1/L ढूंढ सकते हैं क्या? यस, बड़े आराम से 1/L आ जाएगा आपका. ओके फाइन. क्यों ढूंढा है 1/L? बड़े ध्यान से देखना, क्यों ढूंढा है 1/L. मैं प्रूव क्या करना चाहता हूं? आई वांट टू प्रूव n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/L. ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है y इज इक्वल टू mx. इसके लिए मैंने 1/L ढूंढा. कुछ लोगों को मालूम ही नहीं चलता 1/L क्यों ढूंढा जा रहा है. तो मैं क्या करूंगा? तो मैं x एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लूंगा, y एक्सिस के ऊपर 1/L लूंगा. इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx. उल्टा किया तो भी चलेगा, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. यहाँ n लिख दो, यहाँ 1/L, इट्स ओके ओवर हियर. एंड देन I will draw the graph. The graph will be a straight line passing through the origin. The graph will be a straight line passing through the origin. 5 रीडिंग के 5 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब और डिफिकल्ट किसी को पूछना है, बोलेगा ग्राफ के ऊपर से वो अननोन फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ढूंढ. ओके, ग्राफ के ऊपर से कैसे ढूंढेंगे अननोन फॉर्क की फ्रीक्वेंसी? तो मैंने Lx ढूंढ लिया, 1/Lx भी मालूम है. तो जहां 1/Lx है वहां से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और फिर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा. ये जहां पे मिलता है दैट इज द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क. क्या किया मैंने लेंथ ढूंढ ली प्रैक्टिकली, फिर उसका 1/L ढूंढा. उस 1/L के वैल्यू से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और वहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये जहां पे मीट करेगा दैट विल गिव अस गाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन फॉर्क. यहां पे लिख के रखता हूं, ये है 1/Lx और ये है Nx. तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट. अब देखते हैं क्वेश्चंस एंड प्रिकॉशंस. प्रिकॉशन नंबर 1, प्लेस द पेपर राइडर मिडवे. मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं भाई, पेपर राइडर तू आजा इधर. ये पेपर, अरे हाथ में नहीं आ रहा है. ओके, इसको बीच में, अरे यार इसको आपको बीच में प्लेस करना है. ओके, बीच में प्लेस, बिल्कुल एट द मिडवे. पेपर राइडर शुड बी लाइट एंड ड्राई. यस, लाइट एंड ड्राई. स्ट्राइकिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द रबर पैड जेंटली. ओके, ज्यादा जोर से मत किया करो, उससे जोर यहाँ हिलाओगे तो इधर गिर जाएगा वो. प्लेस द स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जेंटली, यानी इसको ऐसे पकड़ के इधर ऐसे मत करो, वो ऐसे ही धक्के से गिर जाएगा. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस एक्यूरेटली. यस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सही तरीके से गिना जाए. ओके, अब इसका आखिरी पार्ट, सवालात क्या आते हैं एग्जाम में, ओरल क्वेश्चंस और ओरल क्वेश्चंस के आंसर. वो एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन के दौर में मैंने ऑलरेडी उस ओरल सवालों के जवाब दे दिए हैं. एक बार वापस देखते. स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. क्या बताया मैंने शुरू में? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. What is the fundamental mode of vibration? The least possible frequency with which the wire is going to vibrate is called as the fundamental mode. Fundamental mode को क्या बोलते हैं guys? We call it
फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, तीसरा सवाल, व्हाट इज रेजोनेंस? ये लगातार बताते आ रहा हूं, जब किसी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वलाइज्ड बाय द फोर्स फ्रीक्वेंसी, then resonance takes place. The object starts oscillating, vibrating with maximum amplitude. What are force vibration? अब यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन किसके दिए जा रहे हैं? ट्यूनिंग फॉर्क के। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायर की। एज सिंपल एज दैट। फाइन। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, यहाँ आपको ये दिखाने के लिए जगह नहीं है, इसको अगर मैं उल्टा रखता हूं तो शायद दिखाई देगा आपको। ये ट्यूनिंग, ये जो सोनोमीटर बॉक्स है उसको यहाँ पुल किए गए। सवाल आपको जो मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं वो है कि क्यों ऐसा किया जाता है? सोनोमीटर बॉक्स में सोनोमीटर का ये जो लकड़ी का हॉलो बॉक्स बनाया हुआ है उसको होल्स क्यों छोड़े जाते हैं, इज द क्वेश्चन फॉर यू। बाकी का पूरा काम हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम सोनोमीटर 1 का काम खत्म कर रहे हैं। अगले प्रैक्टिकल में हम लोग सोनोमीटर का अगला लॉ देखेंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं गाइज एंड गर्ल्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रैक्टिकल्स एंड यू विल डू इट रियली वेल इन योर college examinations. Thank you and have a great day.